एक तरफ सरहद पर सीमा तनाव बना हुआ है, वह दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मेड इन चाइना सामान के बहिष्कार की बात छिड़ी हुई है। बॉयकॉट चाइना। लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए चीनी सामान को जमकर तोड़ा भी। परिणाम के तौर पर भारतीय सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा ताकि चाइना पर भारत की निर्भरता कम हो सके, और भारतीय सरकार ने यह कहा कि वह बहुत जल्द 300 चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ लगाएंगे और इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाएंगे, जिसका मतलब यह है कि चीनी सामान जो भारत में आता है उस पर हैवी टैक्स लगाया जाएगा ताकि भारतीय बाजारों में उनकी कीमत बढ़ जाए, जिससे चीनी सामान की डिमांड कम हो जाएगी। भारतीय सरकार की यह बात 2018 में हुए यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर की आपको बता दें 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर ऐलान किया था चाइना के खिलाफ। China to rape our country, and that's what they're doing. They're taking our business, they're taking our jobs, they're making our product. China is wonderful. जिसके तहत चीनी सामान जो यूएसए में आ रहा था उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसके कारण चीनी सामान महंगा हो गया और यूएसए में उसकी डिमांड गिर गई। यूएसए के लिए यह एक आसान तरीका था चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए, और बदले में चीन ने भी यूएसए से आने वाले सामान पर हैवी टैक्स लगा दिया। दोनों देशों द्वारा इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने पर इकोनॉमिकली दोनों देशों को नुकसान उठाने पड़े। ट्रंप इस बात से वाकिफ थे कि इस ट्रेड वॉर में इकोनॉमी सफर करेगी, मगर असली मकसद इस ट्रेड वॉर का ये था कि चाइना पर प्रेशर बनाया जाए ताकि चाइना अपनी हरकतों को सुधारे और यूएसए की डिपेंडेंसी चाइना पर से कम की जा सके। बैंक ऑफ फिनलैंड की कैलकुलेशन के हिसाब से नवंबर 2019 तक इस ट्रेड वॉर की वजह से चाइना के जीडीपी ग्रोथ रेट पर 1% का असर पड़ा और यूएसए के जीडीपी ग्रोथ पर 0.9% का असर पड़ा। आपको बता दें कि इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा फायदा वियतनाम को हुआ था, क्योंकि काफी चीजें जो चाइना में बनती है वह वियतनाम भी सप्लाई करता है। इस ट्रेड वॉर से यूएसए ने अपनी निर्भरता चाइना पर से कम करते हुए एक नया विकल्प वियतनाम को बना लिया और वियतनाम के साथ एक नई साझेदारी शुरू की। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचा जा रहा है, क्या वह इस तरह के ट्रेड वॉर की तरफ इशारा करता है? अगर हाँ, तो अब सवाल ये है कि चीनी सामान पर भारत की निर्भरता कितनी है। चीन में बना सामान पूरे भारत में उपलब्ध है और लगभग हर इंसान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इनका इस्तेमाल कर रहा है। फिर बात कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एसी, एलसीडी की हो या फिर घर में इस्तेमाल होने वाले छोटे उपकरणों की। दवाओं का कच्चा माल और कई स्वास्थ्य उपकरण भी चीन से आयात यानी इंपोर्ट किए जाते हैं। अगर बात चाइनीज स्मार्टफोन की करें तो भारत के बाजारों में 75% कब्जा चाइनीज फोन का ही है। दाम कम होने के कारण यह हाथों हाथ बिकते हैं। 2019 के डेटा कॉर्पोरेशन के हिसाब से चाइना ने $16 बिलियन की सेल स्मार्टफोन्स की थी भारतीय बाजारों में। और अगर बात भारत की करें तो भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दवाइयों का। 2018 व 2019 के डेटा के हिसाब से $19 बिलियन की दवाइयां भारत ने एक्सपोर्ट की थी पूरी दुनिया में। मगर यहाँ पर भी हम चीन पर निर्भर हैं, क्योंकि इन दवाइयों को बनाने के लिए एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है और इस एपीआई का करीबन 70% चीन से इंपोर्ट किया जाता है। भारतीय सरकार ने इस विषय पर भी गौर किया है और हाल ही में 10,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है ताकि भारत में एपीआई का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस पैकेज को लागू होने में अभी कुछ समय जरूर लगेगा और तब तक भारत की चीन पर निर्भरता बनी रहेगी। और अगर बात ऑटो कंपोनेंट्स की करें तो भारतीय कंपनी जो वाहन निर्माण करती हैं जैसे मारुति, बजाज ऑटो, ये जो ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं इसके कंपोनेंट्स भी चीन से आयात किए जाते हैं। अगर चीन से अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत दूसरे देशों से ऑटो कंपोनेंट्स आयात करता है तो उनका दाम काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे भारत में बने वाहनों का दाम भी बढ़ेगा और इसका पूरा असर भारतीय जनता पर होगा जिनको वह वाहन खरीदने हैं। इस आर्टिकल में अपनी चिंता जताते हुए मारुति और बजाज ऑटो कंपनी द्वारा यह कहा गया चीनी सामान का बहिष्कार करना भारत के लिए नुकसानदायी होगा।
2018 व 2019 के डेटा के हिसाब से $70 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया गया था भारत द्वारा चाइना से, और भारत ने जो एक्सपोर्ट किया था सामान वह केवल $16.7 बिलियन का था। ये जो इतना बड़ा अंतर है दोनों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसे व्यापारिक घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। यह ट्रेड डेफिसिट $53 बिलियन का था और यह ट्रेड डेफिसिट पिछले सालों में बढ़ता ही गया है। चाइना के लिए यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि चाइना भारत पर अपनी निर्भरता बना चुका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। अगर चाइना के टोटल एक्सपोर्ट पर नज़र डालें तो उसमें सिर्फ 3% भारत का शेयर है, और अगर चाइना का इंपोर्ट देखा जाए तो वह भारत से 1% से भी कम सामान आयात करता है। इस विश्लेषण से यह साफ होता है कि भारत की निर्भरता चीन पर बहुत ज़्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो सामान पूरे देश से इंपोर्ट किया जाता है उसमें से 14% चाइना से आता है। यूएसए के लिए चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर करना आसान था, मगर भारत के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ चाइना एशिया में ग्लोबल इकोनॉमी की सुपर पावर की तरह उभर कर आ रहा है, व दूसरी तरफ भारत जो कोविड-19 के पहले भी इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा था। मंदी की सुगबुगाहट, इसके बीच सरकार ने आरबीआई से पैसे मांगे। RBI at its board meeting decided to transfer a whopping 1.76 lakh crore to the center, including interim dividend of rupees। भारतीय इतिहास में ये पहला मौका है जब आरबीआई ने इतनी बड़ी धनराशि भारत सरकार को दी। 2004 से 2014 के बीच औसतन 20,000 करोड़ रुपए दिए गए रिजर्व बैंक से सरकार को। 2015 से 2019 के बीच औसतन ये 54,000 करोड़ रुपया हो जाता है, लेकिन 2019 और 20 यानी अकेले इस एक वित्त वर्ष में 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा दिए जाएंगे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल व डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य ने भारतीय सरकार की इस मांग का विरोध किया था, यहां तक कि वह अपना पद समय से पहले छोड़ गए। Viral Acharya, who made a fervent pitch for autonomy for the regulator, the RBI, has reportedly quit। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सरकार को रिजर्व बैंक पर हाथ डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल नजर आ रही है, व दूसरी तरफ भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ अब तक के सबसे कमजोर रिश्ते नजर आ रहे हैं। चीन ने साउथ एशियन कंट्रीज पर अपनी निर्भरता बना ली है। अगर बात सार्क यानी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की करें तो भारत ने इसे 2014 से नजरअंदाज किया है। यह सार्क 8 कंट्रीज से मिलकर बना है, वो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव्स। जब भारत इन देशों के साथ अपने रिश्ते को नज़रअंदाज कर रहा था, तब चाइना ने इन देशों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की। इस दौरान नेपाल और चाइना के बीच अच्छे रिश्ते बने और चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में भी नेपाल ने साथ दिया। चाइना ने टैरिफ एग्जेम्पशन का प्रस्ताव बांग्लादेश को दिया, जिसमें 97% की छूट दी गई। और अगर बात श्रीलंका की करें तो श्रीलंका का 80% जीडीपी उधार का है, जिसमें एक लार्ज पोर्शन चाइना का है। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं, वह आज के टाइम में सबसे खराब है। CAA के चलते इस्लामोफोबिया देखने को मिला, और जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ को भारत में लाने की बात की गई, तब बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई। तब से भारत के रिश्ते इन दोनों देशों के साथ खराब नजर आ रहे हैं। भारत का यूं अपने पड़ोसी देशों को नजरअंदाज करना भारत के लिए नुकसानदायी हो सकता है। हाल ही में भारतीय सरकार ने 59 चाइनीज ऐप बैन किए, भारतीय डेटा की सुरक्षा व उसकी निजता को मद्देनजर रखते हुए, और यह कदम बहुत सराहा गया भारतीय जनता व दूसरे देशों की सरकार द्वारा। मगर यहाँ एक सवाल यह उठता है कि भारतीय सरकार को डेटा सुरक्षा व उसकी निजता का ख्याल आज ही आया। 2016 में नोटबंदी के चलते लोगों ने अपनी निर्भरता पेटीएम ऐप पर बनाई थी, और यह पेटीएम ऐप भी एक चाइनीज ऐप है। लोगों ने इसमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स डाली थी और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस वक्त डेटा सुरक्षा व निजता का ख्याल सरकार को क्यों नहीं आया? सरकार द्वारा 59 चाइनीज ऐप बैन करना बेशक एक अच्छा कदम था, मगर जिन परिस्थिति में यह ऐप बैन किए गए उसमें यह
डेटा सुरक्षा व निजता के कारण कम और चाइना को एक जवाब जैसा ज्यादा नजर आया। और अगर ये जवाब था भी तो क्या सच में चाइना पर इसका असर हुआ होगा? चाइना की इन ऐप पर निर्भरता केवल 0.4% थी, जिसका मतलब ये है कि चाइनीज ऐप को भारत द्वारा बैन करना चाइना के लिए सिर्फ एक मामूली खरोच साबित हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था व चीन पर निर्भरता देखकर यह साफ होता है कि भारत किसी तरह के ट्रेड वॉर के लिए अभी तैयार नहीं है। चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी पर सैंक्शन लगाना भारत के लिए संभव तभी होगा जब भारत या तो चीन से जो सामान इंपोर्ट किया जाता है उसका निर्माण खुद करने लग जाए या कोई विकल्प देखे, किसी और देश को अपना साझेदार बनाए। आज भारत में आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। वोकल फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, लोकल ने ही हमें इस लोकल ने ही बचाया। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि लोकल को हमें लोकल से ग्लोबल बने, अपने लोकल के लिए लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। मगर वास्तविकता यह है कि इन इनिशिएटिव्स का असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। भारत प्रोटेक्शनिज्म की नीति लेकर चल रहा है और ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो किस तरह से भारत अपने पड़ोसी देशों को अपना साझेदार बनाएगा और किस तरह भारत चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी के आगे खड़ा होगा? इस प्रोटेक्शनिज्म की नीति के साथ हम कैसे कहें अच्छे दिन